देखिए, आज आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं जो अभी 2-3 पेपर शिफ्टों में होने हैं जेई मेन के। उनमें आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली हुए हैं 24 जनवरी और 25 जनवरी को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, वो क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, जिससे आपको जो अभी पेपर आने वाले हैं उनमें बहुत मदद मिल सकती है ना। तो ये क्वेश्चन जो आए हैं अभी 24 और 25 जैन को, ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर हम लें तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस पर इन्होंने अभी तक 2 क्वेश्चन बनाए हैं। अब बेसिक कैरेक्टर के मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमीन, अमोनिया, इसमें पूछ रहा है इसका ऑर्डर बताइए एक्वस मीडियम। तो इसका सॉल्यूशन आपको मालूम ही है, आपको बता रखा है। मिथाइल अगर एल्काइल ग्रुप हो जाए तो याद रखिए सप्टा, शॉर्टकट की बता रखी। मतलब सेकेंडरी सबसे ज्यादा, बेसिक फिर प्राइमरी फिर टर्शरी फिर अमोनिया। और अगर इसकी जगह इथाइल आ जाए मान लो, है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। मतलब पहले ये सप्टा था, अब हो जाएगा क्या, सटपा। मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अगर इथाइल आ गया। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, कैसे मैं बताता हूं। पहले यहां पर बेसिक करेक्टर में मिथाइल है ना, तो एक्वस अगर मीडियम है तो मिथाइल में ऑर्डर ये लगता है सबसे ज्यादा सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्शरी फिर अमोनिया। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, टर्शरी और अमोनिया, ये ऑर्डर इसका हो जाएगा। अब सेकंड वाले में इन्होंने क्या करा है, ये 4 ऑप्शन हमको दे के मैच ऑफ द फॉलोइंग में पी के भी दे दिया है। पी के भी जो होता है वो बेसिक करेक्टर के इनवर्सली होता है। तो जिसका पी के भी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम बेसिक होगा। तो अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों देखो एल्काइल जो हैं वो इथाइल हैं। तो इथाइल वाले में फंडा ये काम करता है, बस ये दोनों इंटरचेंज कर दो आप। ये हमने आपको शॉर्टकट की बता रखी। तो आपने क्या करा, अब इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी सबसे ज्यादा है, तो सेकेंडरी वाली अमाइन सबसे ज्यादा है तो उसका पी के भी सबसे कम होगा। तो सबसे कम कौन सा है, ये वाला। तो आप कहोगे सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। और इन एनिलीन कैसी है, एरोमेटिक अमाइन, तो एरोमेटिक तो सबसे कम बेसिक होती है, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये सबसे कम बेसिक है, तो इसका पी के भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ए वाले का आंसर ये हो। समझ में आ रहा है। अब हम बात करें प्राइमरी की और टर्शरी की। तो प्राइमरी और टर्शरी में इथाइल वाले केस में कौन ज्यादा है, टर्शरी। तो टर्शरी ज्यादा अगर है तो उसका पीके भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये ध्यान रख लो, जब आप प्राइमरी की और टर्शरी की आएगी, प्राइमरी टर्शरी की, तो टर्शरी ज्यादा बेसिक। तो टर्शरी ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब पीके भी उसका कम होगा और इसके मुकाबले प्राइमरी के बनस्पत। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो इथाइल जब आपको दिखाई दे जाए अमाइन में सब में, तो ऑर्डर ये लगाया करो। मिथाइल दिखाई दे तो ये लगाया करो। और एरोमेटिक अमाइन तो आपको मालूम ही है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से सबसे कम बेसिक होती है। हो गए दोनों क्वेश्चन क्लियर, 2 मिनट की है, सिर्फ ये याद रख लो, विद इन अ सेकंड सवाल खत्म, कुछ नहीं करना। अब आता है ये वाला क्वेश्चन जो कि एबीसीडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आपने अगर इसका ब्रोमिनेशन करा दिया पहले, ब्रोमिनेशन, तो आपको मालूम ही है सब्सटीट्यूशन कहां से होगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो डीएक्टिवेट करता है बेंजीन में। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये चाहेगा, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा। तो ऑर्थो पे चीज लगेगी क्योंकि पैरा पे तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो यहां से सब्सटीट्यूशन हो जाए, यहां ब्रोमो लग जाए और ये एज इट इज लगा हुआ।
फिर इसका इसने कराया रिडक्शन। तो तुमने पढ़ा है कि अगर रिडक्शन करवा दें हम 6H ले लिए 10 और HCl, ध्यान आ रहा। तो नाइट्रो का जब रिडक्शन होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगी, अमाइन। तो यहां अमाइन बन जाएगा। अब इसका कराया डाई एजोटाइजेशन। तो डाई एजोटाइजेशन जब होता है इसके संग इन कोल्ड, तो बताइए NH2 की जगह क्या बन जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड। तो अगर आपको 12th ढंग से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डाइजोनियम क्लोराइड। उसका करा दिया KMnO4 पे। तो KMnO4 बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको मालूम है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के संग तो इसकी जगह क्या आ जाता है, एसिड। तो आपका नेट आंसर जो दिखाई दे रहा है वो ये आ जाए। तो जो उसने पूछा ए क्या, व्हाट इज ए, तो ए आंसर ये हो। तो मुझे लगता है ये ऑर्गेनिक के तीनों क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको बताते हैं, पहले इसे लिख लीजिएगा आप। अब हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इस साल JEE 23 में, जो 24 और 25 जनवरी को पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुए हैं, उसके 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्व कर दिए। अब आपके पास मैंने 4th 5th 6th और 7th क्वेश्चन लिख लिए, इनको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए 4th क्वेश्चन जो है ये 11th और 12th का कॉम्बिनेशन है। ये कह रहे हैं एन हेप्टेन से ये बनाना है, तो इस कन्वर्जन में कौन कौन से स्टेप यूज हुए ये बताने, ये स्टेप्स दिए होंगे। तो पहले है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब क्या है, पहले ये लिख लें। मतलब 7 कार्बन का सीधी चेन है, इसको एन हेप्टेन कहते हैं। और ये चीज है फिनाइल। फिनाइल मतलब है एरोमेटिक। तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो इसका एरोमेटाइजेशन करवा दो। और आपने 11th में पढ़ा है एल्केन के चैप्टर में कि एरोमेटाइजिंग एजेंट ये होता है, ये क्या करता है, लीनियर चेन को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर देता है। 7 कार्बन है तो बन जाएगी टॉल्यूइन, बाकी हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही स्टेप दे रखा था जिसमें ये पहले था, यही आंसर हो। बताने को तो मैं सारे बता रहा हूं आपको, लेकिन बता रहा हूं देखो किसी में भी ये नहीं दे रखा है पहले। ये एरोमेटिक जो फिनाइल है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हिंट मिल गया कि इसका एरोमेटाइजेशन कराना पड़ेगा। फिर हमने इसका क्या करा दिया, क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है याद है, इससे क्या बन जाता है, H2O निकल जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और आप सब जानते हो कि जब बेंजल्डिहाइड तुम्हारे पास बन गया है, कंसंट्रेटेड NaOH और उसकी हाइड्रोलिसिस, ये क्या देती हैं मालूम है, ये होता है कैनी-जारोज रिएक्शन। तो कैनी-जारो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ले लेती, एक का हो जाता है एसिडिफिकेशन, एसिड बन जाता है, और दूसरा बन जाता है एल्कोहल। तो ये कैनी-जारो रिएक्शन, ये इटार्ड, ये एरोमेटाइजेशन है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं जितने ज्यादा नेम्ड रिएक्शन कर लोगे आप उतना फायदा होगा बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। अब देखो इस पूरे कन्वर्जन में एरोमेटाइजेशन, इटार्ड रिएक्शन, कैनी-जारो, सब नेम्ड रिएक्शन आ रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये ए वाला हो, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला। अब आप 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि ये क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
इसका मैंने ऑक्सीजन पे रिएक्शन करा दिया। ये फिनॉल का आपको याद हो प्रिपरेशन में काम आता है, क्यूमीन से फिनॉल। तो आपको क्या करना है, आपने क्यूमीन लिया, इसका ऑक्सीजन पे रिएक्शन कराया, तो ध्यान है ऑक्सीजन इसके संग अटैच हो जाता है, अगर ध्यान आ रहा हो आपको। तो यही पूछ रहा था ये ए क्या है, बस आंसर आ गया। इसका एयर पे रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ए पूछ रहा है। इसके बाद तो हाइड्रोलिसिस होती है, फिनॉल बन जाता है, आपको मालूम है। तो उसने तो ये पूछा है आपसे बस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ध्यान है क्या होता है, ये अलग हो जाता है एसीटोन और रह जाता है इसके संग OH। तो फिनॉल बन जाता है एलोंग विद एसिड। ध्यान आ गया। तो आपसे पूछ रहा था इंटरमीडिएट ए क्या है, तो आंसर हो गया ये। अब देखेंगे हम 6th क्वेश्चन, यहां दिखा देते हैं। देखो इसको ढंग से देखो, इसमें कीटोन है और इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन। तो NaOH और हीट कर दिया, कौन सा रिएक्शन है, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आप यूं मान लो, अगर नेम्ड रिएक्शन नहीं मालूम है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक का पेपर बेकार होगा, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, नीट हो जेई हो। इसलिए बार बार कहते हैं ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो नेम्ड रिएक्शन बार बार करो। अब एल्डोल कंडेंसेशन तो मैं मालूम ही है कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी ट्रिक क्या बता रखी है हमने, देखो ट्रिक इसकी ये है कि पहला मॉलिक्यूल जो है उसका आप ओ ऐसे लिख लो, इसमें तो सिमेट्री है, कहीं से भी लिख लो, साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन दूसरा वाला जो लिखो इसका मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लेते हैं ना, वो ध्यान रख लो उसके अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल, यही बना लो मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल, ग्रुप के बगल वाला, ये ग्रुप ले लिया मान लो यहाँ पर, तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, उसके दो H बाहर निकाल लो। ये ट्रिक समझा रखी है बस, अब कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही हीट करोगे वाटर बाहर निकल जाए, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो कुछ नहीं करते हैं, इधर जो मॉलिक्यूल लेते हैं राइट हैंड साइड में, वो अल्फा कार्बन से दो H बाहर निकाल लो ग्रुप के बगल वाले से, बस ट्रिक यही है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, ये आंसर हो गया, है ना। नहीं तो आप एल्डोल कंडेंसेशन की वीडियो देखो हमारी, जो शॉर्टकट कीज दे रखी है, विद इन अ सेकंड सवाल निकलते हैं उससे। तो ये क्वेश्चन हो गया 6th। अब आपको 7th क्वेश्चन दिखाते हैं जो शायद सबसे आसान। देखिए उसमें ये कह रहा है बेटा आपसे कि आपको कायरल सेंटर बतानी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है आपने, कायरल सेंटर क्या होता है ना। तो कायरल सेंटर किसे कहते हैं, कायरल सेंटर वो होता है जिसमें कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग हो, मोनोवेलेंट। तो पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, देखो लास्ट में देखो ब्यूटेन लिखा है, 1 2 3 4, नेमिंग ऐसे लिखती है। लास्ट में देख लो क्या लिखा है, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे ड्यूट्रो है। मान लो इधर से चले तो 2 पे तो ब्रोमो है और 3 पे ड्यूट्रो है। अब इसको सेटिस्फाई करा लो, ये करा ली। अब बताओ इस कार्बन पर क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये हो गया कायरल सेंटर। इस वाले पे चारों अलग अलग हैं, देखो आप, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं है, इसको भी चेक करते हैं जरा। ये भी ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो है और 2 पे ड्यूट्रो है। 1 पे ब्रोमो है, वैलेंसी सेटिस्फाई करा लो, 2 पे ड्यूट्रो है।
ये हो गया। अब आप देखिए इस कार्बन पर 2 सेम आ रहे हैं तो इसमें कायरल नहीं है। इस वाले पे चारों अलग अलग, ये अलग, ये अलग, इथाइल अलग, ये अलग, तो ये कायरल है। तो वो कह रहा था 2 कायरल सेंटर किसमें, तो 2 तो इसमें है, इसमें तो एक ही कायरल है, तो आंसर ही हो गया पहला वाला। तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, है ना। अभी 24 और 25 जनवरी को पेपर हो चुका है जेई का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। तो जो जो क्वेश्चन हमारे पास में इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन हम आपको कराते चले जाएंगे। तो इनको अगर आप कर लोगे तो जो अभी बच्चों का पेपर बचा है 27, 28, 29, 30, 31 तक पेपर है, उसमें बहुत उनको हेल्प मिलने वाली है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिए, और भी मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करता जाऊँ, है ना। तो मेरे चैनल को ढंग से देखिए आप, चैनल को आप जानते ही हैं क्या है, फिर भी देख लो आप, विच केम ट्रिक्स, इसको आप लिख लो, इस पे सर्च कर करके वीडियो देखते जाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं आपके सामने, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए इनको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज एक्स। तो आप जानते हैं रेडियस का रिलेशन एन और जेड के संग क्या होता है, बस ये याद रखना है आप, हाँ? जैसे वेलोसिटी में मालूम होगा आपको ये रिलेशन, ये याद रखनी है बस। तो इन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो अब आपसे ये कह रहा है 2 बार डिवाइड कर दो इसे बस। ये लगा दो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, वो कह रहा है लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम ही है कितना होता है, 3। सेकेंड ऑर्बिट मतलब आपको N1 दिया हुआ है सेकंड, जेड मालूम है लिथियम का होता है 3, पेपर में गिवन होगा। रेडियस इसकी मालूम है x है, R1 x दिया, पहले डाटा लिख लो आप। अब वो कह रहा है आप बेरिलियम में बताओ, तो उसका z कितना होता है 4, n कितना है उसका, थर्ड ऑर्बिट, रेडियस आपको फाइंड करना है। अब ये सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर, देखो R1 कितना है ये, R2 फाइंड करना है, N1, N2, Z1, Z। अब इसको सोल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, 4/9, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। R2 कितना आ गया, 27/16x, ये आपका आंसर। मतलब इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, रेडियस वाले पे या वेलोसिटी, इसलिए बोर पोस्टुलेट के ये रिजल्ट्स जो हैं इनको ढंग से करके जाइए, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन कि 4th क्लास से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप मार गया है तो वेवलेंथ निकालनी। क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है, तो उसकी ट्रिक समझा देते हैं आपको क्या है। देखिए जंप करने वाले सारे क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। जेड तो 1 है हाइड्रोजन, तो सारे बोर्स पोस्टुलेट के क्वेश्चन जो जंप हो रहे हैं वो ये होते हैं, जेड स्क्वायर होता है लेकिन वो हाइड्रोजन है उसको 1 ले लिया है मैंने। इसमें देखो कलाकारी ये आपसे वेवलेंथ पूछेगा, तो आपको आर की वैल्यू की जरूरत नहीं है, 1/r की वैल्यू याद रख लो, हमेशा ये होती है, तो विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आर जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है कि 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, नहीं, वो तो होगा तो दे देगा। अब 1/r की वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे, फिक्स है। अब आप इसे लगा दीजिए। वो कह रहा है चीज किसमें थी पहले, 4th क्लास से जंप मार दिया, 4th से फर्स्ट में आ गई,
इसको सॉल्व कर लीजिए तो लैम्डा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/16, है ना, 15/16, तो ये आ जाएगा। अब 1/r की जगह ये रख दो, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी कैलकुलेशन। ये रख दी, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो है ये वाला जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है ये नैनोमीटर में आ जाए, ये आंसर हो जाए। तो 2-2 मिनट के क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, इतने हल्के क्वेश्चन है शायद बोर्ड में भी नहीं आते होंगे। तो इसको लिख लो, फिर मैं आगे आपको और चैप्टरों के भी क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे पूछे गए। लेकिन अब आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, इसके भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज और आर पैरामैग्नेटिक। इन चारों को चेक करना है, बताना है कौन पैरामैग्नेटिक है। तो जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते, ये इसलिए जानबूझ के लिया है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आया हुआ है ना, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ये दोनों एक बार में ही सोल्व कर देंगे। तो देखिए अगर कोई कंपाउंड हमें दे रखा होता है तो अनपेयर्ड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आ गया ये, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। जैसे कोई कहे Fe की प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो आप कहोगे 3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6, वो कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी कितनी है इसकी, तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और वो इस मेटल के ऊपर लिखा, ये होता है पहला स्टेप। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, जल्दी से आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। 18, 20 और जितने बचे डी में डाल दो। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 2 यहां से 1 यहां से। तो ये स्टेप समझ लो कैसे कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, अब आपको निकालना है पैरामैग्नेटिक, तो उसके लिए आपको अनपेयर्ड चाहिए। अनपेयर्ड कहां से लाएंगे आप, इसके बाद इसे बनाओ जो बाहर लिखा है डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब इसमें ये देखना होता है कि ये लाइगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो ये पेयरिंग करा देता है, अगर वीक होगा तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। इसलिए हम 2 केस लेके चलेंगे, एक वीक का एक स्ट्रॉन्ग का। तो ये तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करवा देगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, ये खाली हो जाएगा। अब आप देखो इसमें केवल एक ऐसा है जो अनपेयर्ड है, तो आंसर हो गया अनपेयर्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक हो। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बता रखा है वो कलरफुल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। ये सब बातें कौन शो करती हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब वो शो करते हैं जिनमें अनपेयर्ड होंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन या रिजिडनेस या एमपीबीपी उतना ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं सब, डी ब्लॉक में बताए थे आप। तो अनपेयर्ड निकालना सीख गए अब। तो ये क्वेश्चन हम सबके अंदर अनपेयर्ड निकाल लेंगे। जैसे एक और ले लेते हैं, NiCl4, मान लीजिए ये पेपर में आ गया। अब इसमें अनपेयर्ड कैसे निकालेंगे आप, तो उसका वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए और उसको निकल के ऊपर लिख लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन है। तो क्या प्रोसीजर है इसका, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ये 2 रिमूव कर दो। उसके बाद फिलिंग कर दो। फिलिंग कैसे करते हैं आपको बताया है,
ये डी सब शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये देखा करो ये Cl जो है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक है। पिछले में तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग था, Cl होता है वीक। तो वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं, ये एज इट इज रहेंगे दोनों, पेयरिंग नहीं होगी इसमें। इसका मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका मतलब आप कह दोगे जिसमें अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक आपने चेक करा, ये भी आया था, ये भी आया, ऐसे सारे चेक कर सकते हो आप। यही प्रोसीजर है इसका। अब इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बताना है ये पैरामैग्नेटिक और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो ये देखो यही क्वेश्चन था जो, तो इसको हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। आपको बताना है इसके अंदर कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक तो साबित हो गया है, अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, देखिए इसके बाद ये 4s 4p ऐसे लिख लो आप। ये क्या था, 3d 4s 4p। अब देखो इसमें लाइगेंड कितने हैं, 6 हैं। और लाइगेंड हमेशा क्या होता है, उस रूम में जाता है जो एकदम वैकेंट हो। तो 6 लाइगेंड फिल कर दो। तो देखो 2 लाइगेंड तो आपने डी में, 1 एस में और 3 पी में फिल कर दिए। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जानते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और चूंकि इसमें अनपेयर्ड था इसलिए पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर हो गया पैरामैग्नेटिक, है ना। ये डी वाला ले लो, नन बना दो इसे, पैरामैग्नेटिक और D2sp जो नन दे रखा था, ये इसका आंसर हो गई। पिक्चर एकदम क्लियर आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में। ये चारों क्वेश्चन बताए हैं जो अभी 24 और 25 को पूछे गए हैं। तो इनको ढंग से करिए। जो बच्चे अब 27 28 इनको पेपर देंगे जेई का, उनको बहुत इसमें हेल्प मिलने वाली है ना। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। जितने भी 25 से लेकर 31 तक जेई के पेपर होंगे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, वो सारे आपको इस चैनल पे मैं आपको सॉल्व करके देता जाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अभी भी। और जो अप्रैल में पेपर होने वाला है ना जेई का, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी।